मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था। एक वो वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है। 27 साल की सजा मुझे सुनाई गई कराची कोर्ट से, और उस सजा को सजाए मौत में तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट कराची में मेरा मुकदमा जो है हुकूमत ने दायर किया। उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा, जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, मौलाना तारुल कादरी साहब भी पहुंच गए, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए, और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के जाल बुना और उसके बाद फिर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते, इसको उतारो सदारत से भी, पार्टी की सदारत से। जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए। क्यों भागे? आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए, आप भी नैब भुगते हैं। जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है जेल में, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ साहब एक बार फिर एक्शन में आ गए, खूब गरजे, उन लोगों की बात की जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने जाल बुना, और उनको ना सिर्फ वज़ारत उज़्मा से हटाया गया बल्कि पार्टी की सदारत से भी अलग कर दिया गया। 28 मई को वो दोबारा नून लीग के सदर बनेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे से लग रहा था कि शायद उतने एतमाद में नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए। आज वो एतमाद नज़र आता है और एक बार फिर वो एहतसाब का बयानिया अपना रहे हैं। क्या इस तासुर में कोई दुरुस्त बात है कि नवाज शरीफ साहब बयानिए के मामले में एक कदम आगे और 2 कदम पीछे की पॉलिसी अपना रहे हैं? मौजूदा हालात में जहां पर हम देख रहे हैं कि जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट अपने आमने सामने एक दूसरे के नज़र आ रहे हैं, और जिस तरीके से जजेस अब कह रहे हैं कि हम एहतसाब करेंगे, और जो जजेस की गलतियां हैं, जो अदलिया की गलतियां हैं, उनका एहतसाब कौन करेगा? तो ऐसे वक्त में नवाज शरीफ साहब की तरफ से एहतसाब का नारा कितना अहम है? उन्होंने ना सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस साहब का नाम लिया बल्कि जो साबिक आर्मी के जो चीफ थे उनका भी नाम लिया, DGSI जो थे उनका नाम भी लिया, इमरान खान साहब की भी उन्होंने बात की, तारुल कादरी साहब और वो कैसे आए धरना देने, ज़हीरुल इस्लाम साहब की भी उन्होंने बात की। तो एक बार फिर नवाज शरीफ साहब ने नाम लेकर एहतसाब का मुतालबा कर दिया है। ये नहीं बताया उन्होंने कि ये मुतालबा किससे है। उन्होंने कहा कि मुझे निकालने वालों का एहतसाब क्यों नहीं किया गया। तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वो अदलिया से ही मुखातिब हैं और अदलिया से कह रहे हैं कि आज आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने चंद साल कबल जो गलतियां की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र रुका, उनका एहतसाब कौन करेगा? तो जो एहतसाब की कहानी है ये किस तरफ जाएगी? इमरान खान साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि उन्होंने साथ देने का वादा किया और फिर पीठ में छुरा घोंपा। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त समझती है कि वो इंसाफ का और आइन का बोलबाला करने की अलमबरदार है, नवाज शरीफ साहब उनसे ये बयानियाँ वापस ले पाएंगे? क्योंकि बुनियादी तौर पर तो मौजूदा अगर हम माजी करीब के सियासी हालात की बात करें तो ये बयानिया तो नवाज शरीफ साहब का था। हालात क्यों ऐसे बने कि नवाज शरीफ साहब को ये बयानिया छोड़ना पड़ा और एक ऐसा वैक्यूम पैदा हुआ जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये सारा बयानिया अपने हाथ में ले लिया और बड़ी कामयाबी से उसको चला भी रहे हैं? तो आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे जी। लेकिन एक और जो बहुत ही अहम केस है जिस पे बात करना आज बड़ा ज़रूरी है। किर्गिस्तान में बिश्कीक में हमने देखा कि कुछ वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, मुकामी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया और उस हमले के बाद जो ख़बरें आती रहीं वो बहुत तशवीशनाक थीं। पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ पे एक बहुत कम स्टाफ पर मबनी एम्बेसी है। एम्बेसडर का मैसेज भी हमने सुना, वो कह रहे हैं जी कि एक जो स्टूडेंट है वो ज़ख्मी है जिससे वो मिल के आए हैं। कुल 14 या 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं बैनुल-अक़वामी। लेकिन ये झगड़ा क्या था, वहाँ पे सूरत हाल क्या है, वहाँ की कुछ अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें जी हाफिज़ एहसान अहमद साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर, वो हमें ज्वाइन करेंगे। कादर मंदोखेल साहब रहनुमा हैं सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। लेकिन तीनों की तरफ जाने से पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुनैन फेरोज़ साहब जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, बिश्कीक में MBBS के स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम हुनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हुनैन, आई होप कि आप लोग सेफ़ हैं। अभी इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर क्या है? कल से जिस तरह के विजुअल्स हम देख रहे थे, जो लड़ाई जारी थी वो रुक गई है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बाकी भी जो स्टूडेंट्स एशिया के बाकी मुल्कों के हैं, दे आर सेफ नाउ।
जी, फ़िलहाल तो हम सेफ़ हैं, लेकिन जो हालात हैं वो कंट्रोल में नहीं है। ये सारा जो मीडिया है ये झूठ बोल रहा है, ये सही गाइड नहीं किया जा रहा आप सबको। और अच्छा। कल से 14 मई से ये सारा मामला शुरू हुआ था। और कल कल तो बहुत ज़्यादा मसला हो गया था बिश्केक में, जो हमारे से 30 किलोमीटर दूर है, कैपिटल है यहाँ का। जी जी। तो वहाँ पे मसला शुरू हुआ था। और वहाँ पे सुनने में आया कि 3 लड़के जो हैं उनका कत्ल हो गया। और अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 लड़के बता रहे हैं। और काफ़ी सारी लड़कियों का रेप भी हुआ है, ये कंफर्म नहीं है। नहीं नहीं, अ, ऐसी ऐसी खबरें नहीं और हैं जो आप कह रहे हैं वो हमारी, क्योंकि एम्बेसी से और वहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया उससे मुसलसल बात हो रही है। सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी खबरें हैं और अल्लाह करे कि झूठी हूँ। जी, जी जो हमने वीडियोस देखी हैं ना, जी। जी जो हमारे पास पहुंची हैं, उन सब में यही है कि हमने देखा है उन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, उन्होंने लड़कों को मारा है, उन्होंने हॉस्टल में घुसे हैं और बहुत ज़्यादा तो ये तशद्दुद किया उन्होंने। झगड़ा कैसे शुरू हुआ, कुछ उसका भी बता देंगे, वजह क्या थी? क्योंकि एक ऐसा तासुर भी बन रहा झगड़ा है कि ऐसे शायद ये शुरू हुआ था जो हमें पाकिस्तानी पता है, स्टूडेंट्स का उसमें झगड़ा था। ये है कि नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट का झगड़ा नहीं था। ये 14 मई को स्टार्ट हुआ। 14 मई को कुछ मिस्री स्टूडेंट थे मिस्र के, उन्होंने यहाँ के लोकल को मारा है। और उसके बाद 3 दिन बाद उन्होंने 200-300 लोकल इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने फिर वहाँ बिश्केक में फॉरेनर को मारना शुरू किया। और फिर जो भी उनको मिलता गया, चाहे पाकिस्तानी है या इंडियन है या बंगाली है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया और हॉस्टल्स में घुसे हैं। बिश्केक में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल हैं, वीआईपी हो गया, बाकी भी जितने भी फ्लैट थे, डोम थे, सब में गए हैं। अच्छा। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, इंडियन थे, बंगाली, सबको मारा है। और बहुत ज़्यादा मारा है, 20-30 से ज़्यादा जो है ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ठीक है, उनकी हालत भी बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया हुनैन, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और आप भी, और स्पेशली बच्चियां, ज़ाहिर है बच्चे और बच्चियां दोनों ही, उनकी जान भी और इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी है। मैं अभी कुछ देर पहले जियो पे एक तालबा की बात सुन रही थी और वो कह रही थी कि ज़ाहिर है ख़वातीन को जिस तरह से हरासा किया गया, वॉशरूम्स में छुप के बच्चियों ने अपनी इज़्ज़त भी बचाई है और अपनी जानें भी बचा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो एम्बेसी कह रही है कि हम एक्टिव हैं, यहाँ से वजारत ख़ारजा कह रही है कि हम एक्टिव हैं, जो यहाँ पे क्राइसिस सेल है उसको फ़ाल कर दिया गया है। वी होप के ये मामला जो है जल्द अज जल्द इस पर काबू पा लिया जाए और जो वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की इंतज़ामिया, वो भी इसको टेकअप करे। तैमूर, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपने भी ये स्टूडेंट की बात भी सुनी, ज़ाहिर है कल से एक बहुत ज़्यादा इस पर बहस भी हो रही है और जब कहीं बाहर आपके बच्चे हों तो काफ़ी अनरेस्ट है पेरेंट्स में। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे, किर्गिस्तान की जो एम्बेसी इस्लामाबाद में, वहाँ पे एहतजाज भी हो रहा है। इस पर आप अपना इनपुट दे दीजिए, फिर मैं जो बाकी मौज़ूआत हैं उनकी तरफ जाऊँ। ये हम सब बड़े कंसर्न है। मैंने सुबह तो इस पे कमेंट नहीं किया था सोशल मीडिया पे, इसलिए कि ज़रा हकाइक सामने आए। जी पहले जो है वो बताया गया कि सब कुछ ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, मैं खुद तकरीबन 20 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ। जी। तो जो होता है ये बार बार, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। पहली बात तो ये कि अगर आप ये पूछें कि फॉरेन ऑफिस ने क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया, जी एब्सोल्युटली देना चाहिए। सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। अगर ये कल से शुरू हुआ है तो कल से हमारी गवर्नमेंट इन एक्शन आनी चाहिए। जब इसाक डार की इंटरेस्ट ही नहीं है फॉरेन मिनिस्ट्री में तो वो क्या करेंगे। दूसरी बात ये देखिए, और ये बार बार मैं बात इसलिए करता हूं क्योंकि हमने अपने आप को एज अ कंट्री ये आईना दिखाना है। हमारे सारे इंस्टीट्यूशन, डीएमजी, पुलिस, फॉरेन ऑफिस, यहां तक रोड कर रहे हैं कि वो अपना बेसिक जॉब नहीं करते। किर्गिस्तान में तो छोटी एम्बेसी होगी और हमारा डिप्लोमेटिक सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड करे, लेकिन 11,000 स्टूडेंट्स हैं, दे आर वरिड। हाँ, कोई पेरेंट्स तरीका आर तो वरिड, होना यस। चाहिए था हाँ, ना। और लेकिन मुझे मैं एक और भी बताऊं, बात भी बताइए तैमूर। मैं इस पे काउंटर आर्गूमेंट नहीं करती हूँ कि ज़ाहिर है सिविल सर्विसेज में, ब्यूरोक्रेसी में जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो खान साहब भी वादा करके आए थे। इशरत हुसैन साहब की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई, बाद में शफकत महमूद ने उसको हेड किया, हुआ कुछ नहीं। इस बहस में नहीं जाते हम, ये फिर किसी वक्त गवर्नेंस मॉडल पे करेंगे। सिंस यू योर सेल्फ इज़ एन एक्सपर्ट, तो इस पर हम कभी डिबेट कर लेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे एक हम ट्रेंड देखते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि किसी भी मामले की क्या सेंसिटिविटी है। एक मामला है, आपने कहा कि फैक्ट्स का आप वेट कर रहे थे, यकीनन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यही है। सुबह से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया ख़वातीन बच्चियों का वहाँ पे रेप हो गया, ये हो गया।
ये भी तो एक प्रॉब्लम ही बना हुआ है ना, और वहाँ पे नहीं है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ ये झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारा सोशल मीडिया कोशिश कर रहा था ये बताने के लिए कि सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस अदर्स है। ये मेरे ख्याल में ये एक्सक्यूज बार बार चलाना, सोशल मीडिया गलत है, बहुत लोग सोशल मीडिया का नाजायज फायदा उठाते हैं, हम खुद भी इसके विक्टिम्स रहे हैं, बार बार रहते हैं एज ए पॉलिटिकल फिगर। हालांकि ज्यादातर सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है उसकी पीटीआई की सपोर्ट है। जी जी। हमें खुद पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाहर से बहुत सी चीजों पे जो है वो कैंपेन्स का सामना करना पड़ता है, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। आजाद कश्मीर में अगर प्रॉब्लम हुआ तो ये सोशल मीडिया का मसला नहीं है। किर्गिस्तान में अगर प्रॉब्लम हुआ ये सोशल मीडिया का मसला नहीं है। अगर आईएमएफ को इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी झूठ बोलती है, ये प्रेस या सोशल मीडिया का मसला नहीं है। ठीक है, एक तो आप मीडिया और सोशल मीडिया को सेंसर करें, और जो आप गलत काम करते हैं एज ए गवर्नमेंट वो आप रोके नहीं। हल गलत काम ठीक करने में है। ठीक है। ये तो खैर ये तो ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन जाहिर है फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन का भी एक नुकसान तो होता है आपके मुआशरे में। उस पर भी बात करते हैं ज़रा। हाफिज़ साहब क्विकली अगर आप भी इस पर लीगल अपना ओपिनियन दे दीजिए कि जाहिर है वहाँ पे एक लड़ाई हुई है और हम सब स्टूडेंट्स से ये सुन रहे हैं कि वहाँ की पुलिस खड़ी थी एंड दे डिड नॉट हेल्प। तो जाहिर है जब बच्चे जाते हैं इतनी बड़ी तादाद में, 10,000 स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, इंडिया के स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है, एशिया के, बांग्लादेश के, बहुत सारे मुल्कों के वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। और 2021 में किर्गिस्तान जो है वो टॉप 3 उन मुल्कों में था जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होस्ट कर रहे थे। तो क्या लीगल कवर और लीगल वहाँ पे सेफ्टी की चीज़ें होनी चाहिए? ज़ाहिर है पेरेंट्स तो यहाँ से जा नहीं सकते, बच्चे बेचारे जाते हैं वहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। 2 चीज़ों की तरफ आपने ज़िक्र किया, एक किर्गिस्तान का ज़िक्र किया आपने और दूसरा सोशल मीडिया का किया है। किर्गिस्तान की हद तक तो ये है कि मेरा ख़्याल है कि बज़ाते ख़ुद ये उनकी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है उनके लिए जग हसाई हो रही है कि एक मखसूस या कुछ लोग ऐसे हैं कि इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 3 कंट्री के अंदर एक आता है, इतना उनको फॉरेन रिज़र्व्स उसके अंदर मिलते हैं, और दुनिया के ऑलमोस्ट काफ़ी ममालिक के अंदर लोग जो हैं वो बच्चे जाके स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जब ये मॉब की सूरत इख्तियार कर रहा था तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे उसे कंट्रोल करते, और अगर ज़्यादा बात बन रही थी तो उस पर कर्फ्यू लगाते उस जगह के ऊपर, उन सारी चीज़ों को कार्डन ऑफ करते। चूँकि यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी मुल्क के अंदर जो हैं वो एम्बेसडर्स होते हैं, और उनकी जानो माल की हिफाजत जो है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि हमारा फ़ॉरेन ऑफिस जो है उसको जो करना चाहिए इस चीज़ के अंदर कि जो इसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर रॉन्ग न्यूज़ चल रही हैं उसको कम अज़ कम एनकाउंटर करना चाहिए। जहाँ तक आपका एक डिप्लोमेटिक चैनल है, डेफिनेटली उन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये टाइम पोलिटिसाइज़ करने का है नहीं, और हमारी इतनी प्रेजेंस भी नहीं होगी चूँकि अल्टीमेटली ये लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का है। लेकिन इनका काम ये है कि लोगों को आप जरा इकट्ठे हो जाएं, लोग कर लें, अपडेट इस काम को करें और लोगों को इन्फॉर्म करें ताकि उनकी फैमिलीज़ जो हैं, जो बच्चे हैं वहाँ के ऊपर, वो डिस्टर्ब ना हो। अब दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की है वो है सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 19 जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि जिसके अंदर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कदगन है। अब हमने ये आर्टिकल बनाया था 1973 के अंदर, और उसके बाद 18वीं तरमीम के अंदर हमने आर्टिकल 19A उसको इंट्रोड्यूस किया, और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को और ऐड ऑन कर दिया कि आप लोगों की एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बट ये जो फिनोमिना आया हुआ है सोशल मीडिया का, इसने वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस थी उनको भी इसने बाईपास कर दिया, जिसके ये है कि आप एंटी स्टेट नहीं हो सकते, आप इस मुल्क के फॉरेन रिलेशंस पे बात नहीं कर सकते, आप इस मुल्क के अंदर सोसाइटी को डिवाइड नहीं कर सकते, आप इस मुल्क के अंदर जो है लोगों की पगड़ियां नहीं उछाल सकते, जिस तरह वो लॉ ऑफ डेफामेशन ये सारा है। बट इसके अंदर कभी अटेम्प्ट नहीं की गई। 2016 के अंदर हमने पीका लॉ तो बनाया, और इंटरेस्टिंगली तंजीला आज तक उसके अंदर फेक न्यूज़ नहीं है, और इसके लिए एक अटेम्प्ट जो थी वो पीटीआई ने इसको कंट्रोल करने के लिए 2022 के अंदर एक ऑर्डिनेंस लाया था कि जो उसके रूल्स हैं वो तो 2022 में जाके नहीं रूल्स नहीं है, वो लॉ के अंदर अमेंडमेंट से 16 को तो हमने छेड़ा नहीं है, लेकिन उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस से उन्होंने उसको मैं वापस आती हूं, मैंने कोर्ट्स और ये स्टे और इन चीजों पे बड़ी बात करनी है। लेकिन कादर मंदोखेल साहब, जो मामला अभी आपके सामने आया किर्गिस्तान का, कुछ इस पे कमेंट कर दीजिएगा। आपको लगता है कि हमारी जो इफेक्टिवनेस है हमारे ढांचे की, जिसको हम इंतजामी ढांचा कहते हैं,
वो वाकई अब इस काबिल नहीं रही कि आप बुनियादी जो काम है उसमें सोशल मीडिया पे शोर होने से पहले आप रिस्पॉन्सिव नजर आ जाएं? देखिए, जहां आपने पहले सेगमेंट में जो बात की थी सोशल मीडिया पे और इस तरह एक तूफान बदतमीजी जो शुरू हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तरबियत, ये तरगीब किसकी है, लेकिन माशरा तो बिगड़ गया। अब इन जाहिलों को ये नहीं पता जो सोशल मीडिया पे चला रहे कि वहाँ पे जिस तरह अफरा तफरी, जिस तरह ये इशू फैला रहे थे, उनको इतने ख्याल नहीं है कि वहाँ भी किसी के बच्चे होते हैं तो उनके दिलों पे क्या गुजरेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक बड़ी गलत रवायत है और हमने मीडिया तो ज्यादा, क्योंकि बड़े चैनल है, ग्रुप है, वो तो कंट्रोल कर लेगी। अब सोशल मीडिया जो ना बेलगाम एक ऐसी मखलूक आ गई है ना कि वो किसी की भी पगड़ी उछाल सकते हैं। चलो ठीक है, हम तो सियासी लोग हैं, हमें तो आदत पड़ गई है सोशल मीडिया पे एरे गैरे का, ऐसे लोगों का जिनका पता नहीं है कि वो है किसके बच्चे, किसकी औलाद है, मगर वो पगड़ी उछालते, हमें तो आदत पड़ गई है। मगर उनको ये इस चीज का ख्याल नहीं है कि ये इस तरह इशू है जहां वहां लड़ाई होगी है स्टूडेंट के बीच में, और जिस तरह से वो गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं और जिस तरह पता नहीं क्या क्या चीजें वो शेयर कर रहे थे, तो ऐसे लोग, इनकी माँ बाप नहीं होते हैं, ये कोई इंसान नहीं होते हैं, ये किसी घराने में नहीं रहते हैं, ये कौन सी मखलूक है, कौन सी तरबियत है। और फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि वहां कजाकिस्तान में जो हुआ है वो किसी खास जमात ने तो नहीं कराया, न किसी हुकूमत ने कराया, वहां स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, वहां जो एक झगड़ा हुआ जो अभी सामने आ गया है कि वो लोकल लोगों की मिस्री स्टूडेंट से हो गया है, लेकिन शो ये क्या है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो ये चीजें मैं समझ रहा हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है इनको कंट्रोल करने के लिए, और जिसके बच्चे ये हरकत कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना चाहिए, खुद उनको थोड़ी सी अपने अंदर गैरत ला के, थोड़ी बहुत अपने मुल्क से वफादारी दिखा के इन चीजों पे काबू पाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। ये बात तो हो गई, जाहिर है सोशल मीडिया एक हकीकत है हमारे माशरे की, अब उसको कंट्रोल करने के लिए कानून साजी की जाए, तरबियत की जाए, ये एक अलग बहस है। वापस आते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस एहतसाब का बयानिया अपना रहे हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, मौजूदा हालात में टाइमिंग कितनी अहम है, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर एहतसाब का बयानिया अपना लिया। कादर मंदो खेल साहब, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं और समझ आ रहा है कि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अदालतों में जो अब गुफ्तगू हो रही है, अदालतों में जो केसेस इस वक्त सुने जा रहे हैं, वहाँ से जो रिमार्क्स आ रहे हैं, एहतसाब की बात हो रही है और ऐसे लोगों के एहतसाब की बात हो रही है जिन्होंने अदलिया में मुबैना तौर पर मुदाखलत की है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जिन्होंने मुझे निकाला उनका एहतसाब कौन करेगा, जो एक जज के घर गए उनका एहतसाब कौन करेगा, जिन्होंने मुल्क में तरक्की का सफर रोका उनका एहतसाब कौन करेगा। तो आपको लगता है कि कहीं तय करना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू होना है। और नवाज शरीफ साहब किससे मुखातब थे, काजी फायज ईसा साहब से, अपनी पार्टी से, अपनी ही उनकी जमात की हुकूमत, अपने वजीर आजम से, किससे मुखातब थे? देखिए, नवाज शरीफ साहब को भी अंदाजा हो गया कि इस मुल्क में मंजन बेचने के लिए कोई न कोई आपको बयाना बनाना पड़ेगा, और वो इससे बेहतर बयाना उसको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं कि वो अदलिया पे तंकीद करे या इस्टेब्लिशमेंट पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का अगर बयानिया चल रहा है तो वो सिर्फ एक बात पे कि वो अदलिया को और फौज को तंकीद बना रहा है। तो शायद उससे भी वही रास्ता इख्तियार किए है। आज भी जो वो गुफ्तगू कर रहे थे अपनी मीटिंग में, न वो अभी की हुकूमत की बात कर रहे थे, न पिछले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की बात कर रहे थे, भले अपने दौर की बात कर रहे थे। तो ये एक नया बयानिया लेके आ रहे हैं और शायद उनको लग रहा है कि ये बयानिया उनका कामयाब हो जाएगा, लेकिन इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं मानता हूं कि इनके खिलाफ जो केसेस हुए या वो जस्टिस जिसको मॉनिटरिंग जज बनाया था और जो चीफ जस्टिस बनते बनते उसने इस्तीफा दे दिया है, मैं ये समझो इजाजुल हसन की बात कर रहा हूँ, तो कुछ तो दाल में काला है। मगर मैं ये भी कहूंगा कि जिस मुजाहिर नकवी तो करप्शन पे निकाला गया, जस्टिस इजाजुल हसन जो मॉनिटरिंग जज बनाया था, वो अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाले थे, उसने इस्तीफा दिया। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने मुजाहिर नकवी को भी उन्होंने कहा ना कि आप नैब का सामना क्यों नहीं करते, तो आपको लगता है अच्छा वो भी बात की है मुजाहिर नकवी का, लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ये चीज भूल गए कि मैं मानता हूं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, मैं मानता हूं उनके खिलाफ मुकदमा जो ना उसमें बहुत हद तक जो ना वो सदाकत नहीं था, मगर ये भी तो रियलिटी है कि जिस स्पीड से 7 मिनट के अंदर इसके सारे
मुकदमात खत्म हो गए, ये भी तो एक पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा। ठीक है, ये भी तो पाकिस्तान की तारीख है। मुझे 30 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक वकालत करते हुए। मैंने पाकिस्तान की 77 साल तारीख में सर नवाज शरीफ साहब को पूरा सच बोलना चाहिए था, आज की बात भी करनी चाहिए थी। आपकी बात से मैं ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, अब जाहिर है वो कादर मंदोखेल साहब भी मानते हैं कि जाहिर है पीटीआई का बयानिया तो मकबूल है, और मैं तो हर अपने गुफ्तगू में हमेशा ये कहती हूँ कि योर पार्टी एंड योर लीडर नोज के क्या साइंस ऑफ नैरेटिव कैसे काम करती है। लेकिन ये जो बयानिया था बुनियादी तौर पर सिविल सुप्रीमेसी का, ये नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे जिलावतनी के बाद, तो ये उन्होंने ये बयानिया पेश किया था, एक स्टेप बैक, 2 स्टेप्स, वो एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे वाली सिचुएशन में रहे हैं वो इस सारे टाइम में। आज वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। यू थिंक के ही वॉज पॉइंटिंग फिंगर्स एट जुडिशरी, या वो उस वक्त का एहतसाब कराना चाहते हैं क्योंकि आज एहतसाब की बात हो रही है तो वहाँ से स्टार्ट कर लें? आपका क्या ख्याल है? नहीं, ख्याल तो नहीं, ये सारे फैक्ट्स है। देखिए 2-3 बातें। पहली चीज, नवाज शरीफ को इंक्वायरी चाहिए, उनकी फेडरल गवर्नमेंट है, उनके भाई हैं, ये दोनों भाई 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, 4-5 बार चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं। सॉरी, मैं हमजा और मरियम को भूल गया था। तो 2 टर्म्स नवाज शरीफ के, 3 टर्म्स शहबाज शरीफ के, फिर हमजा, फिर मरियम, 7 बार तो इन्होंने पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप उठाई है। जो इंक्वायरी करनी है वो कर लें, जब से करनी है कर लें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मुझे लगता है कि जितना टाइम गुजरता है और नवाज शरीफ की उम्र बढ़ती है, आगे जाने के बजाय वो पीछे जाते हैं। पहले 18, ठीक है, हमने कहा 18 की इंक्वायरी करा दें, अब 13, ठीक है, 13-14 की भी इंक्वायरी करा दें। उस दिन इमरान खान ने कहा, जाते जाते ये अपने तरीके इस्तिकलाल के दिनों तक चले जाएंगे। लेकिन ये जो मामला है ये इंक्वायरी से हल होगा, मुल्क ने आगे बढ़ना है, लेकिन माजी की गलतियां, बैगेज इतना हर इदारे, हर शख्सियत के ऊपर, हर हुकूमत के ऊपर, तो ये बैगेज किसी इंक्वायरी से ऑफलोड होगा, ये बैगेज किसी मफाहमत से ऑफलोड होगा? क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। देखिए उसमें एक चीज कॉमन है, आपने कोई माजी का एहतसाब करना है, जैसे आपने कहा एक स्टार्टिंग पॉइंट चुन ले और वहां से शुरू हो जाए, ठीक है। आपने माजी को भूल के आज से जो है वो शुरू होना है, आज से शुरू हो जाए। जो भी आप टाइमलाइन, आपने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करनी है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर दें। लेकिन इन ऑल 3 ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस में आपको आगे को सिस्टम को ठीक करना, प्रायोरिटी करना होगा, ठीक है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब ने छुरा घोंपा है मेरी पीठ में, ये क्या कहानी है, ये भी बता दें। मैंने तो 18 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। ये मुझे याद है कि जब 2006, 7, 8 में मैं लंदन में MBA कर रहा था, तो उस वक्त भी मुझे याद है कि खान साहब और नवाज शरीफ की APDM में दोस्ती थी। Am I right? इस वक्त एंटी मुशर्रफ मूवमेंट हो जी जी, और वो तो मुझे तो ये याद और है उसमें मैं मंदोखेल साहब से पूछूंगी, उसमें खान साहब ने शायद ये कमिट किया था कि वो साथ देंगे, और फिर बाद में वो शायद साथ नहीं, शायद उसको रेफर कर, ठीक है, वापस APDM में अगर मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने ये कह के कि हम सब जो है वो पोल्स को बॉयकॉट करेंगे, फिर APDM की पार्टी से भागे। मैं एक बात करना चाहता हूँ, जी जी, नवाज शरीफ को आजकल दोबारा से बड़े सच बोलने की आदत है ना। नवाज शरीफ जरा अपना सच शुरू कर दें, क्योंकि सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। अपने पॉलिटिक्स में आने अच्छा, मैं वापस आती हूँ तैमूर, जरा मुझे मौका दें। ये जो आपके जी जो आप जो कह रहे हैं ना सर कि कहाँ से सच शुरू करना, मुझे जरा मौका दें। ब्रेक पर जाने से पहले मैं हाफिज साहब को जरूर उनसे पॉइंट उनका ले लेती हूँ। जी, आपको लगता है कि एहतसाब का बयानिया, और स्पेसिफिकली बात हो रही है जजेस का एहतसाब कौन करेगा, रिटायर्ड जजेस का एहतसाब कौन करेगा, माजी के चीफ जस्टिस साहिबान ने जो गलतियां की उसका एहतसाब कौन करेगा एहतसाब? तंजीला, जो ये सारी जो जितनी भी गुफ्तगू हो रही है, इससे एक तो ये है कि हम किसी पर्पस की तरफ जा नहीं रहे। मतलब अगर पर्पस की तरफ जाएं तो हम किसी कंक्रीट प्रपोजल की तरफ जाएं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, और वे फॉरवर्ड जो है वो जलसों के अंदर या मीटिंग्स के अंदर या टॉक शोज़ के अंदर नहीं आता।
दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जब से बना है अब तक जो है पाकिस्तान का आम आदमी या पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस सारे निज़ाम से तंग आ चुकी है और ये निज़ाम फंक्शन नहीं कर रहा। एक उसका ये एरिया है। दूसरा उसका एरिया ये है कि इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, चाहे इंसाफ है, गवर्नेंस है, ब्यूरोक्रेसी है, सोशल जस्टिस है। तीसरा इसके अंदर है कि इसको बदलना किसने, इसको बदलना जो है या हमारे पॉलिटिशियंस ने बदलना है या पार्लियामेंट्स ने बदलना है या उसके बाद जो अलाइड एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आई हैं। अब ये जो सिलसिला चल जाता है कि जो असल इशू से हट के हम इन पे बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर फ़लाँ की अकाउंटेबिलिटी हो, फ़लाँ की अकाउंटेबिलिटी, यार अकाउंटेबिलिटी किसने करनी? अगर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आप हैं तो जो फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है उसके अंदर चले, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। अप्रोप्रिएट ये है इस चीज़ के अंदर है कि इस हिस्से को दो तरह डिवाइड कर लें। एक डिवाइड कर लें कि हमने 76 साल के अंदर खोया क्या है, पाया क्या है और हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। उस वे फॉरवर्ड के लिए आपके लिए 4 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, दूसरा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स और पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं, तीसरा पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी और चौथा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जरा याद ये रखिए, बैठ आपने के किसी जगह इस मसले को 15-20 साल के लिए आगे लेके जाए, अपने डोमेन्स को डिफाइन करें और इस मुल्क की बेहतरी अच्छा, के लिए ब्रेक से वापस आते हैं जी। 2 बड़े इंपॉर्टेंट लफ्ज बोले हाफिज साहब ने। उन्होंने कहा जी कि कॉन्क्रीट स्टेप्स आपने लेने और वे फॉरवर्ड को तय करना है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एहतसाब से शुरू करें या माफी से शुरू करें? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जी, एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और बात हो रही थी कि कैसे अब वे फॉरवर्ड क्या है, सिर्फ एहतसाब की बात करने से ये मामला जो है आगे जाएगा या नहीं। तैमूर साहब, आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को सच बोलना चाहिए। इसमें इमरान खान साहब को भी ऐड कर लीजिए, इसमें बाकी जो जमातें हैं, जरदारी साहब, बिलावल साहब, सबको ऐड कर लीजिए। क्या सबको सच नहीं बोलना चाहिए? अगर ये शर्त रख दी जाए कि सच बोल के कर लें, या ये शर्त रख लें कि बस माफ़ी मांग लें, कहें जी कि हुई हमसे गलतियाँ। आपकी जमात तो कहती है हमने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ किसी और ने किया, तो ये भी तो जाहिर है नुक्ता आगाज नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबको सच बोलना चाहिए, और शायद इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो गवर्नमेंट से निकल के उन्होंने सच बोला, इसलिए तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। गवर्नमेंट में होते हुए क्यों नहीं बोलते सच? मैं तो ये पूछ रही हूँ, कहीं तो बोलें। अब पहली बार जो है वो हम पूछते जाएंगे, लेकिन जब हमने एक चीज एग्री कर दी कि आगे जाना है, तो जो इमरान खान ने अपनी गलती का इतराफ किया, अब वो वाहिद लीडर रह गए जिन्होंने दूसरी बार गलती नहीं की। अगर कोई वोट को इज्जत दो का बयानिया बना के फिर वोट को बेड़ा गर्क वाला इलेक्शन जो है वो करने पे खुश हो और जीतने पे खुश हो, और उसके अपने जाती इलेक्शन में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के केस में जो उनके 100 वोट के साथ 1 लगा के 1100 लेके वो जीते गए, तो फिर उनको तो डिस्क्वालीफाई कर देना, ठीक है, वो सच वाली रेस से। ठीक है, आगे जाना है। 2 बातें मैं सिर्फ कहूँ, क्विकली, हमने इकोनॉमी को ठीक करना है और सिस्टम को ठीक करना है, और आपने इमरान खान के साथ ज्यादती की। इस कौम का मुस्तकबिल इमरान खान ही है, और इमरान खान इंशाअल्लाह विल नॉट लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डाउन। ओके, कादर मंदोखेल साहब जी, आप बताएं किसके सच से शुरू करें या माफी तलाफी से शुरू कर लें? मामला आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए मामला बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये जब हुकूमत में होते हैं तो फिर सलूट, जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो फिर गालियां, ये तो एक आदत सी बन गई है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हालात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते हैं जब तक सारी सियासी पार्टियां इकट्ठे नहीं होंगे। सियासी पार्टी इकट्ठी होंगी तो अदालत भी ठीक हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट भी ठीक हो जाएगा। जब तक हम बारी के इंतजार में होते हैं तो कोई ठीक नहीं होगा। एक नाराज होगा तो दूसरा जाके पाँव पड़ेगा, दूसरा नाराज होगा तो तीसरा जाके पाँव पड़ेगा। ये 77 साल से तो हम यही देख रहे हैं, और ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे। आपके ऊपर जो ना जो भी फैसले हुए, जो आज नवाज शरीफ साहब ने बात की है, बिल्कुल उसकी बातों से मैं इत्तफाक करता हूँ, मगर जब खुद ये हुक्मरान था तो उस वक्त क्या करता था?
उस वक्त क्या करता था। तो ये सारी चीजें तो जब वो हुक्मरानी में होता है ना, तो फिर ये चीजें याद नहीं रहती। जब आप पोजीशन में चला जाता फिर ये सारी बातें याद रहती है। तो काश ये सारी सियासी पार्टियां चाहे हुकूमत में या पोजीशन में वो एक पेज पे आ जाए और फिर ये सारे एक कानून साजी कर ले, और उसके बाद ये मुल्क बेहतर हो सकता है, वरना ये ड्रामे चलते रहेंगे। हाफिज साहब, कैसे मुल्क बेहतर होगा जी? आप हुकूमत में हैं कुछ और, अपोजिशन में हैं कुछ और, उसूल भी आपके बदल जाते हैं, और इमरान खान अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते, वो एस्टैब्लिशमेंट से बात। तंजीला, एक तो ये है कि सच बोलने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे इस वक्त जो बड़े लीडर्स हैं उन्हें अपनी ईगो को ख़त्म करना चाहिए। दूसरा, जब ईगो को आप ख़त्म करेंगे तो आप अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पाकिस्तान के कॉमन आदमी की तरह लेके आएँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान का कॉमन आदमी जो है या आम आदमी वो सफ़र किस तरह कर रहा है। और राया वाला सिस्टम वो ख़त्म हो ना। मैंने देखा ना कि आप बड़े बड़े महलों के अंदर बैठ के और बड़े बड़े एयर कंडीशंस के अंदर बैठ के आप अपनी पार की लड़ाई तो लड़ते हैं, जो पाकिस्तान का आम आदमी जो सफ़र कर रहा है इस इंसाफ या गवर्नेंस या ब्यूरोक्रेसी या बिजली या महंगाई या इस बच्चों की एजुकेशन, उसका कौन जिम्मेदार है। तीसरी इस चीज़ के अंदर ये है कि अच्छी कौमें वही होती हैं कि जो अपना वे फॉरवर्ड जो है वो बनाती हैं, और वे फॉरवर्ड के लिए आपको ज़रूरी ये है कि आप सारे इकट्ठे हों, इकट्ठे बैठ के जो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर वो सारी चीज़ें लेके आएँ कि जिससे पाकिस्तान का आम आदमी की बेहतरी किस तरह है, सियासत रियासत का जो टिल्ट है वो किस तरफ आम आदमी की तरफ है, और पाकिस्तान के इदारों को बिहेव किस तरह करना चाहिए, और किसी की बैसाखी इनको नहीं लेनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कवानीन में जो लकूनाज हैं, जाहिर है वो एक्सपीरियंस आउटडेटेड सिस्टम है तंजीला, नजर आ गया है कि कितना आउटडेटेड है, उसको कैसे अपडेट करना है। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब और कादर मंदोखेल साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। जो उससे पहले हमारे साथ हुनैन फेरोज़ भी थे, पाकिस्तानी तालिब इल्म, बिश्कीक से में उन्होंने ज्वाइन किया था। अब जो लीडर्स हैं, जो मैं अक्सर कहती हूँ कि जो रहनुमा है उसने विजन देना है 20 साल का, 50 साल का। जो रहनुमा है उसने एक सीट पे, एक हल्के के जो इंतखाब है उस पर लड़ाई सारी फोकस नहीं करनी। तो जब तक हमारे लीडर्स उस बड़े विजन के साथ हमें अवेलेबल नहीं होंगे, पाकिस्तान इस तरह के मसाइल में रहेगा। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।